नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में सी टेट 2022 ऑनलाइन पर आधारित मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। पहला है, कक्षा में आयोजित गणित प्रश्नोत्तरी में विद्यार्थियों का भाग लेना। दूसरा है, समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। तीसरा है, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक में दिए गए भारतीय सवालों को हल कर रहे हैं। चौथा है, कक्षा में विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में समझाए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए दिए गए कार्य को पूरा कर रहे हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना। संदर्भ आधारित गणित शिक्षण एवं अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण, समूह में काम करते हुए विद्यार्थियों का अपने घरों से लाए गए राशन के बिलों पर चर्चा एवं उनका विश्लेषण करना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 गुणे 4 को हल करने के लिए एक छात्रा निम्नलिखित रणनीति का उपयोग करती है। वो 27 गुणे 4 को 30 गुणे 4 लिखती है, बराबर 120 करती है। फिर 3 का 4 से गुणा करती है, 12 आता है। फिर 120 से 12 को घटा देती है, फिर 108 आता है। वह जोर से कहती है कि उत्तर 108 है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्रा द्वारा उपयोग की गई रणनीति के लिए अति उपयुक्त है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है, छात्रा ने इस रणनीति से उत्तर को आंकलित किया है। दूसरा, छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी रणनीतियों का उपयोग किया है। तीसरा है, छात्रा तुक्के भिड़ाकर प्रयास करके उत्तर तक पहुंची। चौथा है, यह गुणन की समस्या को हल करने की अनुपयुक्त कलन विधि है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी रणनीतियों का उपयोग किया है। परिणाम से स्पष्ट है कि छात्रा ने गणन के लिए प्रतिकारी रणनीति का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित के शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए दी गई सिफारिशों में से एक सिफारिश को निरूपित करता है। पहला है, आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो। दूसरा है, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना ताकि वे विद्यार्थियों को गणित ओलंपियाड में बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता कर सकें। और कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आकलन पद्धति को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यताओं की परख हो। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम को सुधारने के लिए आकलन पद्धतियों को बदलना जिससे विद्यार्थियों के प्रक्रियात्मक ज्ञान के स्थान पर गणितीयकरण योग्यता की परख हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित के प्रतिभय का उपयुक्त कारण नहीं है। पहला है, गणित की संचयी प्रकृति। दूसरा है, गणित की प्रतीकात्मक भाषा। तीसरा है, आकलन की पद्धतियाँ एवं पाठ्य पुस्तक में उपयोग की गई गणित की भाषा। चौथा है, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं की गणितीय अक्षमताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भिन्न का उपयोग निम्नलिखित में से किन तरीकों से हो सकता है। ए है, एक पूर्ण के अंश को निरूपित करने के लिए। बी है, संख्या रेखा पर एक बिंदु को अभिकल्पित करने के लिए। सी है, वस्तुओं के संग्रह के एक अंश को निरूपित करने के लिए। डी है, विभाजन पर आधारित समस्या के परिचय के लिए। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और सी। ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा अति उपयुक्त उदाहरण है। पहला है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। सेकंड है, शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कर रहा है। और थर्ड है, एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। और फोर्थ है, विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को
एक लय में गा रहे हैं, पहाड़ों को एक लय में गा रहे हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त हैं। तो प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक गणित की कक्षा में एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामिति में से एक प्रक्रिया नहीं है। पहला है मापन, दूसरा है निरूपण, तीसरा है प्रक्रियात्मक प्रवाह और चौथा है तार्किक क्षमता और उत्पत्ति। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्रियात्मक प्रवाह। ज्यामिति में प्रक्रियात्मक प्रवाह एक प्रक्रिया नहीं है। अन्य मापन, निरूपण, तार्किक क्षमता और उत्पत्ति ज्यामिति की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। पहला है इसकी प्रकृति पदानुक्रमिक है, दूसरा है गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है और तीसरा है यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है, चौथा है यह निहित प्रतिमानों को उजागर करता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यह विज्ञान की तरह है जो कि अवलोकन पर आधारित है। गणित विज्ञान की तरह है जो अवलोकन पर आधारित है। यह कथन प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। गणित की प्रकृति पदानुक्रमिक है, गणितीय अवधारणाओं की प्रकृति अमूर्त होती है। गणित के अध्ययन से आगमन और निगमन और सामान्य कारण की योग्यता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गणितीय खेलों के बारे में सही हैं। ए है गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। बी है गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। सी है गणितीय खेल बच्चे में अनुमान, पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठचर्या डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, होनी चाहिए। ए है सुसंगत, बी है महत्वाकांक्षी, सी है महत्वपूर्ण मानक कलन विधियों पर बल देने वाली। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित पाठचर्या सुसंगत और महत्वाकांक्षी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय निर्देशन का अति उपयुक्त उदाहरण है। पहला है गणित कक्षा में कार्टून वाली कहानी का उपयोग करना। सेकंड है लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र के उपयोग द्वारा आयत के क्षेत्रफल का परिकलन करना। थर्ड है एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश का निर्माण करना। और चौथा है एक गणितीय अवधारणाओं को समझने के लिए मूर्त मॉडल का उपयोग करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश का निर्माण करना। गणितीय निर्देशन मीन्स मॉडलिंग का अति उपयुक्त उदाहरण एक घने वन में वृक्षों की संख्या का अनुमान लगाने के लिए गणितीय निर्देश का निर्माण करना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। ए है अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, बी है प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना और सी है शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में गणित अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रिया की बजाय उत्पाद पर बल देना उपयुक्त नहीं है। अवधारणाओं को उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना, शिक्षण सामग्रियों का उपयोग करके अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाना उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने की संभावना अधिक है। पहला है 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए। दूसरा है 23 गुणे 15 का मान ज्ञात कीजिए। और तीसरा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है और चौड़ाई
4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। और चौथा है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समोसे को देखकर एक बच्चा उसे त्रिभुज कहता है। वैन हेले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों। इस स्तर पर है। पहला है दृश्यीकरण, चौथा है संबंध पहचानना, तीसरा है विश्लेषण, चौथा है निगमन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, दृश्यीकरण। एक बच्चा समोसे को देखकर त्रिभुज कहता है या वैन हिले के ज्यामितीय सिद्धांत के अनुसार वह बच्चा ज्यामितीय विवेचन के दृश्यीकरण स्तर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों से 5036 को अंकों में लिखने के लिए कहते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका उत्तर 336 लिखा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण रणनीति इस त्रुटि को सुधारने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहली है विद्यार्थियों को इसी के समान 10 और प्रश्न हल करने के लिए देना। दूसरा है विद्यार्थियों को 5000 से 5100 तक की गिनती लिखने को कहना और अपने उत्तर को जांचने के लिए कहना। तीसरा है एक संख्या रेखा पर जिसमें 1000 के अंतराल में अंक लिखे हैं 5036 को निरूपित करना। चौथा है 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 अंकीय और 4 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करना। पढ़ने में त्रुटि का कारण छात्र में स्थानीय मान की संकल्पना की समझ का अभाव है, साथ ही उसे 2 अंकों की और 4 अंकों की संख्या पढ़ना आसान लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के बारे में सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। ए है दृश्यीकरण एक आधारभूत स्तर है। बी है निगमन स्तर विश्लेषण स्तर से पहले आता है। सी है संबंध स्तर विश्लेषण स्तर के बाद आता है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और सी। वैन हेले सिद्धांत के अनुसार ज्यामितीय चिंतन के 5 स्तर होते हैं। पहला है पहचानना और नाम बताना। दूसरा है आकृति की विशेषता बताना। पहले चौकसीकरण आएगा दोस्तों, फिर विश्लेषण आएगा और उसके बाद आएगा अनौपचारिक निगमन, फिर औपचारिक निगमन आएगा, फिर दृढ़ता आएगी और उसके बाद विश्लेषण आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय पाठचर्या के लिए सही है। ए है स्थिरता प्रदान करने के लिए उसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए। बी है इसे सुसंगत होना चाहिए। सी ऐसे लचीला नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी। प्राथमिक कक्षा में गणित पाठचर्या को सुसंगत होना चाहिए, साथ ही इसकी प्रकृति स्थायी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए न्यूनतम उपयुक्त है। पहला है गणित के प्रति रुचि विकसित करना। सेकंड है अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना। तीसरा है बीजीय कौशल में निपुणता और चौथा है दिक् स्थान संबंधी समझ को पोषित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा, बीजीय कौशल में निपुणता। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बीजीय कौशल में निपुणता प्राथमिक विद्यालय में गणित शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण का उद्देश्य गणित के प्रति रुचि विकसित करना, अनुमान लगाने के कौशल को पोषित करना और द्विस्थान संबंधी समझ को पोषित करना प्राथमिक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। पहला है नई परिस्थितियों में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थी को समझ
विद्यार्थी को सक्षम बनाने में सहायता करना। दूसरा है सक्रिय सहभागिता द्वारा अधिगम को प्रोत्साहित करना। तीसरा है रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। और चौथा है बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहित करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना। एक गणित कक्षा में गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए रटकर याद करने को प्रोत्साहित करना सही नहीं है। नई परिस्थिति में ज्ञान के अनुप्रयोग में विद्यार्थी को समझ बनाने में सहायता करना, सक्रिय सहभागिता द्वारा एक बच्चे के चिंतन को प्रोत्साहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है। पहला है अन्वेक्षण, दूसरा है सूत्रीकरण, तीसरा है प्रक्रियात्मक प्रवाह और चौथा है अनुमानों की रचना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रक्रियात्मक प्रवाह। प्रक्रियात्मक प्रवाह गणितीय शिक्षण में न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया है, जबकि अन्वेक्षण, सूत्रीकरण और अनुमानों की रचना उपयुक्त प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। पहला है विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रियाओं का अंतिम और सामयिक वितरण। दूसरा है पाठ्यपुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। तीसरा है उचित शैक्षणिक संसाधनों की पहचान करना एवं उनको कक्षा में सम्मिलित करने हेतु योजना बनाना। चौथा है शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण विधियों में अनुकूल और बदलाव की संभावना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों की योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 × 18 × 4 की तरह दी गई 3 संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित तरीके से परिकलन करता है। 25 × 18 को ब्रैकेट में लिखता है, फिर गुणे 4 बराबर, फिर ब्रैकेट में 18 × 25 लिखता है, फिर गुणे 4 बराबर 18, फिर गुणे ब्रैकेट में 25 × 4 लिखता है बराबर 18 × 100 लिखता है बराबर 1800। विद्यार्थियों ने संख्याओं के गुणन के निम्नलिखित में से कौन से गुणधर्मों का उपयोग किया है। पहला है क्रम विनिमय एवं वितरण नियम, दूसरा है क्रम विनिमय एवं सहचर्य, तीसरा है वितरण नियम एवं तत्सम्मत और चौथा है तत्सम्मत एवं सहचर्य। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रम विनिमय एवं सहचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे का विचार प्रक्रिया के गणितीयकरण के अर्थ की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। पहला है बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीय है। दूसरा है गणित में अनेक प्रश्नों का हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण हो जाएगा। तीसरा है संख्याओं और उन पर संक्रियाओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। और चौथा है गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, गणित को बच्चे के जीवनानुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे की विचार प्रक्रिया बच्चे के जीवन अनुभवों का और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के लिए गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। ए है छात्रों द्वारा जर्नल लिखना और बी है क्षेत्र भ्रमण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। सी है सत्र अंत परीक्षा। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। गणित की चिंता से ग्रस्त छात्रों के आकलन के लिए छात्रों द्वारा जर्नल यानी कि दैनिक लिखना एवं क्षेत्र भ्रमण करना सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों ने 536 × 18 के अभिकलन को प्रस्तुत किया।
इसके पश्चात निम्नलिखित और 4 प्रश्न अभिकलन के लिए लिखे और पूछा। 550 गुणे 10, 530 गुणे 10, 500 गुणे 10, 550 गुणे 20। विचार कीजिए इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम 536 गुणे 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम। व्याख्या कीजिए कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। इस दी गई परिस्थिति के लिए निम्न में से कौन सा न्यूनतम उपयुक्त है। पहला है, कार्य या प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं। दूसरा, इस कार्य से छात्रों की सहभागिता में वृद्धि होगी और गणित की कक्षा में भय मुक्त वातावरण बनने में सहायता मिलेगी। तीसरा है, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी। चौथा है, गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। गणित में परिशुद्ध उत्तर अपेक्षित है, इसलिए गणित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को नहीं पूछना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर छात्र गुणन की मदद से समस्या हल कर रहा है। इससे पता चलता है कि छात्र द्वारा जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं है। विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। उपयुक्त कथन के अनुसार विकल्प चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़िए और उनके अनुसार उत्तर दीजिए। अभिकथन है, ए है, प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। कारण है, क्षेत्रफल मॉडल एक संबंधित व्यू एक दृश्य प्रदर्शन है, अतः यह छात्रों के गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही कारण है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया। इस कार्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला है, यह छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने के कौशल का आकलन करेगा। दूसरा है, छात्रों के उत्तरों का आकलन करने में शिक्षक के कार्य में को बढ़ाएगा। और थर्ड है, यह प्राथमिक कक्षा में अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य नहीं है। चौथा है, इसमें अनेक उत्तर प्राप्त होंगे और इसलिए यह छात्रों को भ्रमित कर सकता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस क्वेश्चन का 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। यह छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने के कौशल का आकलन करेगा। प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका द्वारा अपनाई गई इस पद्धति से वह छात्रों के समस्या समाधान पर बल दे रही है और छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान लगाने के कौशल का आकलन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक ने अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधि दी। 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार सारणियों में व्यवस्थित कीजिए। इस गतिविधि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणा को संबंधित किया जा सकता है। पहला है, आयत क्षेत्रफल चौड़ाई। दूसरा है, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। तीसरा है, नमूने और आयतन। और चौथा है, क्षेत्रफल परिमाप आयतन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए सभी 25 टाइलों को संभव सारणियों में व्यवस्थित करने के लिए क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप से वर्णन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है जैसा कि जोल्टन डीन्स द्वारा दिया गया है। पहला है, रचनात्मक सिद्धांत, गतिक सिद्धांत, गणितीय परिवर्तित सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तित सिद्धांत। दूसरा है, बोधात्मक परिवर्तितता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तितता सिद्धांत और गतिक सिद्धांत और रचनात्मक सिद्धांत। तीसरा है, गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तित सिद्धांत, गणितीय परिवर्तित सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। चौथा है, गतिक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत,
बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गतिक सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तिता सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत। जोल्टन डीन्स द्वारा गणित अधिगम के सिद्धांतों का सही क्रम गणितीय सिद्धांत, बोधात्मक परिवर्तित सिद्धांत, गणितीय परिवर्तिता सिद्धांत और रचनात्मकता सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से गणित में कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी के अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। पहला है बित्ता से एक टेबल की लंबाई मापना, दूसरा है दर्शाना कि 2 गुणे 3 3 गुणे 2 के बराबर है, और तीसरा 1/4 प्लस 3/4 को हल करना, और चौथा है आकृतियों से बने हुए एक प्रतिमान को पूरा करना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 1/4 प्लस 3/4 को हल करना। अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसाओं के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं से 1/4 प्लस 3/4 को हल करना अपेक्षित नहीं किया जा सकता है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।